हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। सो ये जो चैप्टर है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। फर्स्ट चैप्टर में हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको वो चैप्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो कि अब यहाँ पर आता है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने पढ़ा कि जो यूएसएसआर है वो यहाँ पर उसकी आइडियोलॉजी फेल हो जाती है, ठीक है। और जो यूएसए है जिसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग रहे हैं। और यूएसए यहाँ पर एक तरीके से सोल सुपर पावर बन जाता है, जो कि एक चैप्टर था भी, हेजिमनी जो चैप्टर है वो यहाँ पर था, बट वो कट कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर यूएस जो है वो सोल सुपर पावर बन जाता है, बट उसके बाद कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो इमर्ज होने लग जाते हैं। यानी कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें यूएसए एंड यूएसएसआर था। उसके बाद यूएस, खाली यूएस बचा जो कि सोल सुपर पावर था। बट उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बाकी जो सेंटर्स हैं, यानी कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी जो यूनियन है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वो भी अपने आप को इमर्ज करना शुरू करती हैं, अपने आप को एक तरीके से एनहेंस करना शुरू करती हैं और एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे ईयू के बारे में, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चाइना के बारे में, एंड जो आसियान है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देन एक लास्ट में हमारे पास जो बुक के एंड में दो छोटे छोटे स्टैंजाज हैं, विच इज़ ऑफ जापान एंड साउथ कोरिया, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो समझा दूंगी, ठीक है, जो कि जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक, द यूरोपियन यूनियन, इवोल्यूशन एंड स्टेप्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि जो ईयू है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इमर्ज हुआ। तो अब यहाँ पे है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है मार्शल प्लान 1948। ये आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एमसीक्यूज में, कीवर्ड्स जो एमसीक्यूज में हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब मार्शल प्लान 1948 ये क्या था। यूएसए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूरोप की जो शेटर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि यूरोप की जो बिखरी हुई इकोनॉमी थी। यानी कि देखो, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अब आप मुझे टाइम पीरियड जो है वर्ल्ड वॉर 2 का वो आप मुझे कमेंट बुक्स में बताएंगे कि कब से कब तक हुई थी वर्ल्ड वॉर 2। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल बिखर चुकी थी, और इसी वजह से यूएसए जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, एंड इससे यूरोप का इंटीग्रेशन होता है। इसी को बोला जाता है मार्शल प्लान 1948। नेक्स्ट पॉइंट है इस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओईसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको 1948 में सेटअप किया गया था ताकि जो ट्रेड है उसको हेल्प की जा सके और ट्रेड जो है उसको स्टार्ट किया जा सके। काउंसिल ऑफ यूरोप को 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इनिशिएट किया गया यूरोपियन स्टेट्स के बीच में। उसके बाद ईईसी की फॉर्मेशन की गई 1957 में, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें कॉमन मार्केट जो है उसको बिल्ड किया गया था। फिर होता है बर्थ ऑफ ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन अब यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है थ्रू दी maastricht ट्रीटी। ये भी आपको याद रखनी है, maastricht ट्रीटी के थ्रू ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो, उसका फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी ऐड की गई, कॉमन जुडिशियल पॉलिसीज, यानी कि जो भी ईयू में जितने भी कंट्रीज होंगी तो उनके लिए कॉमन जुडिशियल पॉलिसीज भी होंगी, और एक सिंगल करेंसी होगी। सिंगल करेंसी कौन सी है, यूरो, EURO, यूरो, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है। तो अब यहाँ पे सिंबल्स के बारे में अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के,
इसका जो फ्लैग था वो उसमें 12 गोल्ड स्टार्स हैं, आपकी बुक में भी होगी ये पिक्चर। 12 गोल्ड स्टार्स हैं जो कि कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को दिखाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो किस चीज़ को दिखाते हैं, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को दिखाते हैं 12 स्टार्स। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एंथम, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है कि इसका एंथम क्या है, ठीक है, याद करना नहीं है। उसके बाद कॉमन करेंसी है यहाँ की जो कि है यूरो। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 6 मार्कर के अकॉर्डिंग तो आप इजीली ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मार्कर में पूछा गया तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर 2 मार्कर में पूछा जाएगा तो या तो सिर्फ मार्शल प्लान के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर बर्थ ऑफ ईयू के बारे में पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, यूरोपियन यूनियन स्पेयर्स ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रली किस प्रकार से डोमिनेशन दिखा रहा था, डिप्लोमेटिकली किस प्रकार से डोमिनेशन दिखा रहा था, मतलब किस प्रकार से एक तरीके से राइजिंग पावर कैसे बन रहा था यूरोपियन यूनियन, यूएसए को भी इससे खतरा हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राइजिंग हो रहा था। यूएसए को तो खतरा लगा ही रहता है कि कहीं में यूएसए की पावर कम ना हो जाए और ये दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज ना हो जाए। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उस टाइम पर ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में। और यूरो जो इसकी करेंसी है वो यूएस के डॉलर का अल्टरनेटिव था, ठीक है। यानी कि यूएस का डॉलर का जो डोमिनेंस था उतना ही डोमिनेंस यूरो का भी हो चुका था। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था इसका, ह्यूज लेवरेज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिक्टेट्स ट्रेड रूल्स, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका इन्फ्लुएंस हुआ था जो कि ट्रेड के रूल्स को भी डिक्टेट करता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक तरीके से अगर हम देखें तो फ्रांस होल्ड्स अ परमानेंट सीट, फ्रांस जो यूं में ही है तो वो उसकी एक परमानेंट सीट है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड पावरफुल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन कैपेबिलिटी है। नेगोशिएशन कैपेबिलिटी का मतलब है कि डिप्लोमेटिक तरीके से सेटलमेंट करने की जो पावरफुल कैपेबिलिटी है वो इसके पास है। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और इसकी लिमिटेशन क्या है, तो एबल टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी को के ऊपर भी ये प्रभाव डाल रहा है। एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल जो भी ट्रीटीज हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स जो ट्रीटीज हो रही हैं उसके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि इनके पास जो आर्म्ड फोर्सेस है, यानी कि जो हथियार है, जो वहाँ की फोर्सेस है, मिलिट्री पावर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और फ्रांस के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जिसमें बताया गया कि 550 के अराउंड वॉर हेड्स यहाँ पर है। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ रहा होगा पूरे के पूरे वर्ल्ड पे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि सेपरेट नेशनल फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि जितने भी यूरोपियन यूनियन में जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज हैं वो सेपरेट है। हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी सेपरेट है, फ्रांस की अलग है, बाकी किसी कंट्री की अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ सेपरेट है, तो ये एक लिमिटेशन है कि यूनिटी यहाँ पर थोड़ी कम होगी। ग्रोइंग इंटरनल यूरोस्केप्टिसिज्म, अब यहाँ पे ब्रेग्जिट के बारे में आपने सुना होगा। तो ब्रेग्जिट क्या है कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से उसने एग्जिट ले लिया था, ठीक है, ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर गया था यूरोपियन यूनियन से, इसी को ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसको एग्जिट भी कर रही हैं। अब लिमिट्स इट्स एबिलिटी टू एक्ट एज अ सिंगुलर ग्लोबल पॉलिटिकल मोनोलिथ, यानी कि एक प्रकार से लिमिट कर देता है कि ये सिंगल सुपर पावर ये नहीं बन सकते, इस चीज़ को ये लिमिट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान की अगर हम बात करें, जेनेसिस एंड 3 की पीरियड्स। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे, ठीक है, वो है। इसमें आप इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। सो आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ठीक है। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बाकी भी इसमें ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें ईयू का रह गया था, तो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं टोटल इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आसियान, यानी कि हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला आता है सिक्योरिटी कम्युनिटी, यानी कि आसियान में एक सिक्योरिटी कम्युनिटी है जो कि फोकस करती है कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में चेंज ना हो, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो वो हथियार का यूज उसमें ना हो,
ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करती है सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड प्रमोट रीजनल पीस आए और बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये कॉमन रीजनल मार्केट को क्रिएट करती है, प्रोडक्शन बेस क्रिएट करती है और इसमें ट्रेड के डिस्प्यूट्स, ये जो कम्युनिटी वो ट्रेड के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है और फ्री ट्रेड एरिया जो है उसको भी एस्टैब्लिश करती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। तो फ्री ट्रेड एरिया यानी कि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, किसी भी प्रकार का उस पर टैक्स ना लगे, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्स ना लगे, तो ये होता है फ्री ट्रेड एरिया। तो ये जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स को खत्म करती है इकोनॉमिक कम्युनिटी और फ्री ट्रेड एरिया को एस्टैब्लिश करती है ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके, ठीक है, और लेबर की जा सके। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल। ये 3 कम्युनिटी थी, 3 की पिलर्स, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि 3 की पिलर्स कौन से हैं आसियान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 की पिलर्स कौन कौन से? सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल। तो आप एज इट इज भी लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सोशल कल्चरल की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस को लाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, कल्चरल डेवलपमेंट लाने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज यानी कि यूनिटी बनाने के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लाने के लिए अक्रॉस डाइवर्स मेंबर्स नेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है द आसियान वे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आसियान वे क्या है? एन एक्टिव रीजनल डिप्लोमेसी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है आसियान वे के बारे में भी, हाईली रिपीटेड कंसेप्ट है ये। यूनिक मॉडल ऑफ इंगेजमेंट यानी कि आसियान वे एक यूनिक मॉडल है, बहुत ही यूनिक मॉडल है। आसियान वे जो है उसका मतलब होता है इट रेफर्स टू हाईली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी फॉर्म जहाँ पे डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन हो जो कि इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटेशनल हो और कोऑपरेटिव हो। आसियान वे एक तरीके की ऐसी फॉर्म है जहाँ पर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? प्रेफरिंग ऑफ द रिकॉर्ड डायलॉग्स एंड कंसेंसस ओवर स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर्स, यानी कि यहाँ पर डायलॉग्स एंड कंसेंसस हो, डिस्कशंस हो, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनल है, यानी कि ओपन क्रिटिसिज्म को अवॉइड करती है कि स्टेट्स के बीच में ओपन क्रिटिसिज्म ना हो, ठीक है, ताकि एक यूनिटी मेंटेन की जा सके। कोऑपरेटिव हो यानी कि जो फोकस करे किस चीज पर? नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने के ऊपर फोकस करे एट ऑल कॉस्ट। नेशनल सोवरेनिटी का मतलब है कि एक्सटर्नल या इंटरनल कंट्रोल किसी दूसरी कंट्री का ना हो किसी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो आसियान वे एक इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आसियान रीजनल फॉर्म की भी बात आती है। आसियान रीजनल फॉर्म को एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में टू कोऑर्डिनेट फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मैटर, यानी कि जो कि फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मैटर्स को संभालती है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ग्लोबल रोल successfully mediated the long-standing Cambodian conflict and East Timor crisis, यानी कि अब यहाँ पे कंबोडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ईस्ट टाइमर क्राइसिस भी हुए थे। इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो इसको भी इन्होंने मीडिएट कराया था, यानी कि इसको भी सॉल्व कराया था, ठीक है, आसियान ने। तो अब इसका क्या है? आसियान वे क्या है ये हमने बात कर ली कि डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन है जो इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनल है, कोऑपरेटिव है। आसियान रीजनल फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात की और इसका ग्लोबल रोल क्या है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। चाइना के बारे में पढ़ते हैं। चाइना कैसे एक इकोनॉमिक पावर बना? तो चाइना जो है पहले क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि आइसोलेशन में रहती थी। आइसोलेशन में रहने का मतलब है कि बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह इसका बहुत कम होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता था? स्टेग्नेटिंग सोवियत स्टाइल कमांड इकोनॉमी टू एन इकोनॉमिक पावर हाउस वाज अचीव्ड थ्रू अ सिस्टमेटिक स्टेप वाइज रिफॉर्म रादर देन अ शॉक थेरेपी। सो चाइना जो है वहां पर पहले सोवियत स्टाइल कमांड इकोनॉमी थी, फिर बाद में इसने धीरे धीरे करके अपना जो इकोनॉमिक पावर है मतलब इकोनॉमिकली उसने शिफ्ट किया। शॉक थेरेपी का यूज़ नहीं किया यहाँ पे। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट चैप्टर में समझ सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप एक एक स्टेप लेके। जैसे हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं वैसे एक एक स्टेप लेके अपनी इकोनॉमी को एनहेंस करने की कोशिश करती है। शॉक थेरेपी का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि एकदम से चेंज नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
अब क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले आता है 1972 में बायलेटरल टाइज, यानी कि इसने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जो इसका आइसोलेशन था, ट्रेड वगैरह कम करती थी, तो उसको इसने खत्म किया बाय एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट बायलेटरल ट्रेडिशन विद द यूएस। यानी बायलेटरल ट्रेडिशन, बायलेटरल रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर रिलेशंस हो, ठीक है, तो यूएस के साथ ये एस्टैब्लिश करते डायरेक्ट बायलेटरल रिलेशंस। सेकेंड आता है 1973, फोर मॉडर्नाइजेशंस लेकर आती है। तो जो हुए लाई जो थे वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं किस किस चीज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डिफेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1978 में ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी जो है वो डेंग शाओपिंग ओपन डोर पॉलिसी लेकर आता है। ओपन ओपन डोर का मतलब क्या होता है कि आपने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, फ्री ट्रेड आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्राइवेटाइजेशन एंड डब्ल्यूटीओ 1982 से 2001। तो यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया जाता है एग्रीकल्चर को 1982 में और इंडस्ट्री को 1998 में। और ये डब्ल्यूटीओ को भी ज्वाइन कर लेती है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लेता है चाइना 2001 में, ताकि ग्लोबली सबसे इंटरैक्ट कर सके। सो ये 4 पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक्स ऑफ चाइना एंड इंडिया टाइज। चाइना एंड इंडिया चाइना टाइज, यानी कि अब यहाँ पे हम चाइना एंड इंडिया के ड्रॉबैक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द डार्क साइड ऑफ द ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने देखा कि भाई चाइना किस प्रकार से अपने आप को ग्रो कर रहा है, मतलब डब्ल्यूटीओ के साथ भी उसके रिलेशन है, यूएस के साथ भी रिलेशन बना लिया, ओपन डोर पॉलिसी भी लेकर आ गया है, ये सारी चीज़ें चाइना लेकर आ गया है। बट यहाँ पे एक डार्क साइड हमें देखने को मिलती है, यानी कि कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ पर बेशक कितना भी इकोनॉमी बढ़ रही हो बट फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। 100 मिलियन पीपल, 100 मिलियन पीपल जो है उनके पास काम करने को था ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जेंडर एंड लेबर इश्यूज, फीमेल एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी थी, जो कि 19th सेंचुरी यूरोप को रिजेंबल करती है, यानी कि यूरोप में भी 19th सेंचुरी में ऐसी सिचुएशन थी। एनवायरमेंटल स्ट्रेन, हाई रेट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर था और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये ड्रॉबैक्स है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करें तो 1962 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे 1962 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे मिलिट्री क्लैश होता है ओवर बॉर्डर क्लेम्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के रीजन को लेकर यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो गया था, केओस क्रिएट हो गया था और रिलेशन इंडिया चाइना के खराब हो गए थे। प्रेगमेटिक एरा, बट फिर क्या आया 1988 में, राजीव गांधी जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं रिलेशंस को, वहां पर विजिट करके, चाइना में विजिट करके, और एग्रीमेंट्स को साइन किए जाते हैं ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके अलोंग दी एलएसी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद आता है ट्रेड सक्सेस। बायलैटरल ट्रेड जो है वो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर ग्रो होने लगा दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डॉलर 100 बिलियन तक ये जो ट्रेड है वो बढ़ जाता है थ्रू बॉर्डर्स रिमेन, दो बॉर्डर्स रिमेन कंटेस्टेड, बट फिर भी बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना में जो एक तरीके से कहते हैं ना खट्टी मीठी फाइट, वो यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इमर्जिंग सेंटर्स जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में। तो ये आपके जो एनसीईआरटी उसके लास्ट पेज पे दिया होगा, ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि ये बुक्स में दे रखे हैं तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में अगर हम देखें तो जापान इकोनॉमिक एज, यानी कि जापान जो है वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है कुछ जाने माने ब्रांड्स की वजह से। आपने भी सुना होगा सोनी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक, ये सारे ब्रांड्स जापान के हैं। तो इसके लिए जापान बहुत ज़्यादा जाना जाता है एंड इट इज़ अ की मेंबर ऑफ ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके भी ये पार्ट है जापान। एंड G7 ग्रुप ऑफ नेशन, G7 ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं, तो उसका भी जापान पार्ट, और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है। दूसरा आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी आर्टिकल 9। तो जापान की जब वॉर हुई थी, आपको पता होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब फेंके गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसके उसके बाद से जापान ने बोला कि हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार से आर्टिकल 9 जो है उनका ये बोलता है कि
हम अपने जो रीनाउंसेस वोर एज सोवर्न राइट, यानी कि कहता है कि अब जो वोर है ना वो हमारा सोवर्न राइट नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे इनका आर्टिकल 9 बोल देता है, क्योंकि इनको पता है कि वोर की वजह से कितना ज़्यादा ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज वोर के होते हैं। जापान इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एवेन्यूज ऑफ पावर के ऊपर यहाँ पर रिलाय होता है। अब यहाँ पे साउथ कोरिया के राइज के बारे में बात करें तो इसको मिरेकल ऑन हैंड रिवर बोला जाता है। साउथ कोरिया जो है वो एक वॉर टोन स्टेट से इंडस्ट्रियल पावर हाउस में उसने अपने आप को चेंज किया। इसने भी OECD को ज्वाइन किया 1996 में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वेरी हाई ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद आता है साउथ कोरियाज कल्चरल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ कोरियाज कल्चरल एक्सपोर्ट्स, यानी कि कोरिया के कल्चरल एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स यानी कि जो कोरिया एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी सामान भेजता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आपको पता होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में। तो कोरिया के कल्चरल एक्सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग के पॉप, ड्रामा सीरीज, आई होप आप सबको पता ही होगा, सिनेमा, अलोंग साइड इंडस्ट्रियल जाइंट्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि सैमसंग, ह्यूंडई और LG, ये सारी कंपनीज बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पर हमने जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में भी बात कर लिया। अब फटाफट से CBSE के कुछ बोर्ड PYQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि इन व्हाट वेज हैज़ द EU इवोल्व फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन, यानी कि हमें यहाँ पर इकोनॉमिक स्पेयर में और पॉलिटिकल स्पेयर में EU को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, हम इसका पहले क्या बताएंगे कि 1948 मार्शल प्लान के बारे में बताएंगे। जो मैंने आपको इसका ओरिजिन बताया था उसको आपको डिस्कस करना है कि किस प्रकार से ये कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आता है। ठीक है, इसका खुद का एक फ्लैग है। ठीक है, खुद का एक एंथम है। ठीक है, इसकी करेंसी के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में EU के बारे में बात की थी वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। 6 मार्कर आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। 4 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ आसियान वे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। एंड लिस्ट इट्स की ऑब्जेक्टिव, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आना रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड होकर, और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ऑफ ऑल इट्स मेंबर नेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ बोर्ड ओरिएंटेड PYQ MCQs। जैसे फर्स्ट वाला हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज लेड टू द ऑफिशियल क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो ये हमने पढ़ा था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, मैंने आपको बताया था कि MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच ईयर वॉज द आसियान रीजनल फोरम एस्टैब्लिश्ड टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी, 1994। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ PYQs भी देखे, कुछ MCQs भी देखे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही मैं PYQs MCQs और भी चीज़ें लेकर आऊँगी। सो कीप मूविंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।